स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया में क्या हुआ था उन चीज़ों के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट में हमने देखा प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ एक समस्या थी कि जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, जैसे कि इसका नाम ही था, एक अंतरिम सरकार थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट थी कि जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन जाती, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, तब तक के लिए इस गवर्नमेंट को रहना था। लेकिन इस गवर्नमेंट में जो लोग थे वो लैंडलॉर्ड्स, वही पुराने कंजर्वेटिव मिलिट्री ऑफिसर्स, ये सारे लोग थे। तो ये अब गवर्नमेंट से जो इन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट के रूप में जो पावर मिली थी, उस पावर को अब ये छोड़ना नहीं चाहते थे। और साथ में जो भी अगर इनसे अब कहा जा रहा था, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको रेस्ट्रिक्ट करना, या जो भी इनको क्रिटिसाइज करता उसको पनिश करना, यानी लाइक अ डिक्टेटर इनका बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे होने लगा था। जब ये सब होने लगा और इनका क्लैश जो सबसे ज़्यादा था वो था बोल्शेविक पार्टी के साथ, जिसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन। आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि व्लादिमीर लेनिन की वापसी हो चुकी थी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि ज़ार निकोलस एब्डिकेट हो चुका था और व्लादिमीर लेनिन वापस आ चुके थे। बोल्शेविक पार्टी को इन्होंने प्रॉपर रिकलेक्ट किया, दोबारा से सारी स्टार्टिंग की। सोशलिस्ट जो भी थे वो सब एक साथ हुए, पूरी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, बोल्शेविक सब एक साथ आए और बहुत सारे सोवियत पूरे देश भर में इन्होंने बनाए। रशिया में अलग अलग सोवियत बनाए गए, जैसा कि स्टार्टिंग में बने थे सोवियत, यानी कि जो भी सोशलिस्ट हैं उनका ग्रुप था, इसमें ज़्यादातर वर्कर्स पीजेंट्स हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे सोवियत बनाए। इन सारे सोवियत की एक कंबाइंड बॉडी थी जो कि एक पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, जिसको कहा जाता था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। ठीक, ये बनी थी। तो एक तरफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी जो कि पार्लियामेंट्री बॉडी थी। देखा जाए ये जिसको सपोर्ट करेगी वास्तव में पावर उसके हाथ में पहुंचेगी, क्योंकि सारी जनता जो सोशलिस्ट थे या जो वर्कर्स थे, पीजेंट थे, वो मेनली इसी पार्टी से जुड़े, इन्हीं सब सोवियत के थ्रू पूरे रूस के जो अलग अलग सोशलिस्ट थे वो इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, इसी पार्लियामेंट्री बॉडी से जुड़े हुए थे। तो ये जिसको भी सपोर्ट करेगी, चाहे प्रोविजनल गवर्नमेंट को, चाहे बोल्शेविक पार्टी को या किसी अदर पार्टी को, ये जिसको भी सपोर्ट करेगी, पावर काफ़ी हद तक उसके हाथ में जाने की पॉसिबिलिटी थी। इधर बोल्शेविक का और प्रोविजनल का क्लैश लगातार बढ़ता जा रहा था। मैंने बताया कि बोल्शेविक ने कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन किए प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने उन पर लाठीचार्ज कराया, पनिशमेंट दिया, फायरिंग भी करवाई। ये सारी चीज़ें देख के अब लेनिन को लगता था कि ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी ही ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये एक डिक्टेटर गवर्नमेंट में बदल जाएगी, एक डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्लैश जो है बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा और इससे क्या हुआ वो देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हुआ वो द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। देखिए अब तक दो रिवॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, एक 1905 में हुआ, फिर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ, और फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ वो मैंने बताया कि लेनिन को लगता क्या था, और ऐसा हो भी रहा था पूरी बोल्शेविक पार्टी को, या बोल्शेविक पार्टी या जो भी सोवियत्स थे पूरे रशिया में, उन्होंने जब कभी अपनी डिमांड से किसी चीज़ को लेके प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि एक टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, जिनको उन्हीं लोगों ने चुना था, उन्हीं के सपोर्ट से बनी थी स्टार्टिंग में वो, तो जब कभी डेमोन्स्ट्रेशन करते थे या किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी गलत कदम को लेकर के क्रिटिसाइज़ करते थे, वो पनिश करती थी। तो इन चीज़ों से और ऐसा डिक्टेटरशिप में या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है। तो लेनिन को डर था कि बहुत जल्दी ही प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बन जाएगी। और जब ये बोल्शेविक पार्टी और इनके बीच में क्लैश लगातार बढ़ता गया, कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया, तो फाइनली लेनिन ने क्या किया देखते हैं। यानी बोल्शेविक लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रशिया में या हम कहें पूरे यूरोप में पहली बार सोशलिस्ट की गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, रशिया में या फिर हम कहें पूरे यूरोप में रशिया एकमात्र उस समय ऐसा कंट्री था जिसमें पहली बार सोशलिस्ट के हाथ में गवर्नमेंटल पावर आने वाली थी। अदरवाइज बाकी सारी कंट्री में चैप्टर के शुरुआत में पढ़ाया था कि सोशलिस्ट को सपोर्ट तो मिलता था, ये बाकी पार्टीज़ के साथ अटैच तो रहते थे, इनको सपोर्ट बहुत मिलता था, इलेक्शन में इनको सीट्स भी मिलती थी, लेकिन इतनी मेजॉरिटी, इतना सपोर्ट कभी नहीं मिल पाया कि जहाँ ये पूरी पावर सोशलिस्ट के हाथ में हो। लेकिन रशिया में ऐसा होने वाला था, वो भी किसकी वजह से? व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप की वजह से। व्लादिमीर लेनिन ने, जो कि बोल्शेविक लीडर थे, तो इन्होंने किसको इकट्ठा किया? जितने भी सोवियत हैं,
उन सारे सोवियत्स को बुलाया और साथ में किसको बुलाया, जो भी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, जो भी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी, और इसके साथ आपको ये भी बताया था वर्कर्स की एसोसिएशंस थी, इन सब को लेनिन ने क्या किया, इन सब को कलेक्ट किया। कब कलेक्ट किया, 16 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर 1917 में इन सबको कलेक्ट किया। किसने कलेक्ट किया, लेनिन ने। क्यों कलेक्ट किया, क्योंकि क्या बढ़ता जा रहा था, लेनिन को लगता था कि जल्दी ही अगर कुछ नहीं किया गया, क्योंकि अभी इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया तो इन पे लाठीचार्ज कराया, फायरिंग करवाई, किसने, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। तो लेनिन को लगता था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में बदल जाएगी अगर अभी इसी समय हमने कुछ नहीं किया इसको रोकने के लिए। तो लेनिन ने अब फाइनल कर लिया था, बोल्शेविक को अग्री किया अपनी पार्टी को कि अब हमें एक रेवोल्यूशन जो है वो करना होगा अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर से चली जाएगी और राजा की तरह ही वो ऑटोक्रेटिक था, ये डिक्टेटरशिप है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, यहाँ भी अनकंट्रोल्ड पावर एक सिंगल बॉडी के हाथ में चली जाएगी। तो व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत्स मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटीज़ थी और वर्कर्स ने वर्कर्स एसोसिएशन बनाई थी, ट्रेड यूनियंस बनाई थी, इन सबको बुलाया, सबके साथ मीटिंग की और उनको बताया कि अपनी सारी बात जो थी वो समझाई कि बहुत जल्दी ही प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप बनने वाली है और हमें इसके अगेंस्ट जो है एक रेवोल्यूशन खड़ा करना होगा अगर हम चाहते हैं क्या कि रशिया में हो सोशलिस्ट सीजियोर ऑफ पावर। यानी इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि रशिया में पावर जो है वो सोशलिस्ट को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। यानी यहाँ ये एक तरीके से प्रपोजल रखा इन लोगों को बुला करके कि अब समय आ गया है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट इससे पहले डिक्टेटरशिप बने, उससे पहले ही हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपराइजिंग करके, रिवोल्ट करके या रिवोल्यूशन करके जो पावर है वो अपने हाथ में लेनी होगी। यानी सोशलिस्ट को अब गवर्नमेंटल पावर अपने हाथ में लेने का समय आ गया और इसके लिए अपराइजिंग करना होगा, रिवोल्ट या रेवोल्यूशन करना होगा। इस बात पर इन सब से राय मांगी तो इन सब ने लेनिन का पूरा सपोर्ट दिया। यानी ये सारे लोग जो थे वो मेजॉरिटी से इन्होंने लेनिन के प्रस्ताव को या बोल्शेविक पार्टी का ये जो प्रपोजल था रिवोल्यूशन का, इसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है ये प्रपोज़ल हमें एक्सेप्टेड है और वाकई में हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ ये सारी चीज़ें हो गई। तो जब यहाँ से सपोर्ट पक्का हो गया तो लेनिन ने यानी 16 अक्टूबर 1917 को वास्तव में ये जो रेवोल्यूशन होने वाला था अक्टूबर में, इसका क्या चल रही थी, यहाँ पर प्लानिंग जो है वो एक तरीके से स्टार्ट हो गई। यहाँ पर प्लान होने लगा कि किस तरीके से क्या क्या करना है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर के प्लान कर लिया। 16 अक्टूबर 1917 की डेट को ये सारी प्लानिंग हो रही थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करने की। अब ये प्लानिंग हो गई। अब इस प्लानिंग यानी ये जो रेवोल्यूशन पूरा है इसको लीड कौन करेगा। भाई वैसे तो मेन लीडर तो व्लादिमीर लेनिन है ही है, लेकिन इसके अलावा अब रेवोल्यूशन है तो विद्रोह है, एक तरीके से रिवोल्ट है, तो इसको लीड कौन करेगा। तो लीड करने के लिए क्या किया, आपको मैंने बताया था कि बोल्शेविक पार्टी के बाद, लेनिन के वापस आने के बाद पूरे रशिया में सोवियत्स बने थे और सोवियत के बाद पूरे रशिया में जो भी वर्कर्स थे उन्होंने अपने एसोसिएशन, अपने ग्रुप बनाए थे। और ऐसे ही जो रशियन मिलिट्री थी उसके अंदर भी अलग अलग मिलिट्री कमेटीज़ बन गई थी। तो ये मिलिट्री कमेटीज़ वो थी जो सोशलिस्ट को सपोर्ट करती थी। ये वो मिलिट्री ऑफिशियल थे जो पहले फरवरी रिवोल्यूशन हुआ वो अपने जो सीनियर्स हैं उनका आदेश ना मान करके उन्होंने उन पर फायरिंग नहीं की थी और वर्कर्स के साथ ही हो लिए थे। ये वो मिलिट्री मैन थे, ठीक है। तो इन्होंने भी मिलिट्री के अंदर भी, पूरी रशिया के मिलिट्री के अंदर भी अलग अलग मिलिट्री कमेटीज़ बन गई थी। ऐसी ही सारी मिलिट्री कमेटीज़ को मिला करके इस रेवोल्यूशन के लिए लेनिन ने क्या किया, एक बड़ी क्या बनाई, एक बड़ी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई। क्या बनाई, एक रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई। किसने, लेनिन ने कहा कि एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जाए। इसमें
जो भी सोशलिस्ट को सपोर्ट करने वाली यानी पूरे रशिया में जो भी मिलिट्री कमेटीज़ हैं उन सब को मिला करके एक रेवोल्यूशनरी कमेटी बना दी और इनसे कहा कि ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो है वर्कर्स को, पीजेंट्स को, जो भी सोशलिस्ट सपोर्टर्स हैं उन सबको साथ लेकर के चलेगी और रेवोल्यूशन को ये लीड करेगी। और इसका कमांडर किसको बना दिया? जो पूरे रेवोल्यूशन को लीड करने वाला था प्रैक्टिकली, वो नाम था कौन? लियोन ट्रोट्स्की। लियोन ट्रोट्स्की एक मिलिट्री ऑफिशियल था और इसको बना दिया क्या? इस पूरे मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का हेड इसको बनाया कि ये लीड करेगा पूरी रेवोल्यूशनरी कमेटी को और पूरे रेवोल्यूशन को प्रैक्टिकली सारे सपोर्टर्स को साथ लेकर के ये चलेगा। ये लीडर रहेगा जो ग्राउंड पर काम करेगा वास्तव में, और सारी जो पब्लिक है या जो भी सपोर्टर्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं और जो भी सोल्जर्स वगैरह हैं, वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, सब इसके साथ चलेंगे। ये लीड करेगा, इसके अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग जो है रेवोल्यूशन की वो एग्जीक्यूट होगी कि कैसे क्या होना है। और इसको भी ऐसे ही नहीं चुना गया और इस सारी प्लानिंग को फाइनल जो है सपोर्ट या मेजॉरिटी किसने दी थी? ऑल रशियन कांग्रेस। मैंने बोला था सबसे बड़ी पार्टी तो यही थी, अब पार्लियामेंट्री बॉडी थी, वास्तव में पार्टी नहीं थी। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। यह हम कह सकते हैं कि रशिया में जो कॉमन पीपल हैं, जो आम जनता थी, उसके द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बॉडी एक तरीके से यही थी। क्या? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ये इसने बोल्शेविक का साथ दिया, इनको सपोर्ट दिया तो ये रेवोल्यूशन करने में कामयाब हो पाए। अगर इसका साथ नहीं होता तो ये रेवोल्यूशन नहीं कर पाते, क्योंकि आम जनता का सबसे बड़ा पार्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी पूरे रशिया में जितने भी सोवियत हैं उन सारे सोवियत का एक तरीके से कंबाइंड बॉडी ये है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। और सोवियत किससे बने थे? पूरे रशिया में जो भी पीजेंट और वर्कर हैं उनसे मिलकर के बने थे सोवियट्स, यानी आम जनता से मिलकर के बने थे, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। तो इसने क्या किया? इसको अप्रूव कर दिया और साथ में इसको भी अप्रूव कर दिया कि ठीक है, लियोन ट्रोट्स्की जो होंगे वो इस पूरे रेवोल्यूशन को लीड करेंगे। किसकी हेल्प से? मिलिट्री कमेटीज़ की हेल्प से। ठीक, यानी जो भी सोल्जर्स, जो भी ट्रूप्स, जो भी सेनाएं इनके पास हैं, उनको लीड कौन करेगा? लियोन ट्रोट्स्की। और साथ में जो सपोर्टर्स हैं उनको भी लियोन ट्रोट्स्की ही लीड करेगा। तो लीडर बन गया, टीम बन गई, प्लानिंग हो गई और जो रेवोल्यूशन की डेट थी वो सीक्रेट रखी गई। यानी यहाँ पर जो डेट थी वो बाकी सबको नहीं बताई गई, डेट जो है सीक्रेट रखी गई कि किस तारीख को जो है वो रेवोल्यूशन या अपराइजिंग होनी है। ठीक है, तो प्लानिंग यहाँ पर इस रेवोल्यूशन के अक्टूबर 1917 की पूरी यहाँ पर कर ली गई। आगे देखते हैं फिर हुआ क्या। डेट तो जो है वो सीक्रेट रख ली गई। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हुआ इसके आगे। अक्टूबर को 24 अक्टूबर वो डेट थी जो सीक्रेट रखी गई थी। तो 24 अक्टूबर 1917 को जो है रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट होना था, रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट होने ही वाला था। लेकिन एक समस्या तो नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ये चीज़ प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो है उसको थोड़ी सी इसकी भनक लग गई थी कि इसी वजह से डेट इन्होंने सीक्रेट रखी थी, जिससे पता ना चले कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ होने वाला, तो सरकार अपनी तैयारी ना कर पाए, अचानक रेवोल्यूशन करेंगे, इसीलिए डेट को सीक्रेट रखा गया था। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत इसका अंदाज़ा हो गया था कि कुछ होने वाला, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो 24 अक्टूबर 1917 को एट डॉन का मतलब होता है यानी सुबह के समय। ठीक है, सुबह के समय क्या किया? प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय, प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, 24 अक्टूबर की सुबह प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने ये खतरा जो है, जो रेवोल्यूशन था, इसकी भनक उनको लग गई थी, थोड़ा सेंस किया कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया? तुरंत ही क्या जो विंटर पैलेस था या जो सिटी थी मेन, पेट्रोग्राड जो सिटी थी मेन,
जो कैपिटल थी उसको इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि इनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इन्होंने केरेंस्की ने सिटी जो है वो छोड़ दी, मुख्य शहर जो है वो छोड़ दिया, और साथ में क्या किया, अपना तो चले गए। और जो सेनाएं थी, जो कुछ ऐसी मिलिट्री अभी भी बची हुई थी, जो कुछ ऐसे मिलिट्री ट्रूप्स थे जो अभी भी गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, यानी जो अभी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए पूरी तरह लॉयल थे, फेथफुल थे, तो उनको यहाँ पर बुला लिया गया पेट्रोग्राड में, और उनसे कहा गया कि यहाँ का जो भी है आप लोग कंट्रोल में लीजिए अपने, और देखिए कि कोई रिवोल्यूशन या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना होने पाए। तो केरेंस्की चले गए, और किसको बुलाया गया, जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, जो सरकारी सेनाएं थी, उनको बुलाया गया, जो अभी भी सरकार के लिए काम कर रहे थे उनको बुलाया गया। और उन्होंने क्या किया, सुबह के समय बोल्शेविक के टू बोल्शेविक न्यूज़ पेपर ऑफिसेस, न्यूज़पेपर ऑफिसेस थे बोल्शेविक के 2, उनको क्या किया गया, वर कैप्चर्ड, उनको कैप्चर कर लिया। किसने कर लिया, गवर्नमेंट ट्रूप्स ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर ऑफिसेस वर कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट ट्रूप्स। केरेंस्की चले गए, सेनाएं भेजी, और उन सेनाओं ने क्या किया कि बोल्शेविक पार्टी के जो 2 न्यूज़पेपर थे उनको क्या किया, कैप्चर कर लिया। अब आप सोचें कि न्यूज़पेपर और को क्यों कैप्चर किया, इसका कारण क्या था, और साथ में किसको कैप्चर कर लिया, जो टेलीफोन और जो टेलीग्राफ ऑफिस थे, टेलीग्राफ ऑफिसेस थे, जो भी सरकारी जो बिल्डिंग थी उनको भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, क्या किया, केरेंस्की तो चले गए और इन्होंने भेजा किसको, गवर्नमेंट ट्रूप्स को, सरकारी सेनाओं को भेजा, और उन्होंने क्या किया कि जो न्यूज़पेपर ऑफिसेस थे उनको कैप्चर किया, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को कैप्चर कर लिया। अब इतने आप अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले न्यूज़पेपर ऑफिसेस और टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस को ही कैप्चर क्यों किया गवर्नमेंट ट्रूप्स ने। गवर्नमेंट ट्रूप्स ने सबसे पहले इनको कैप्चर इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट को लगा, ये नहीं पता था कि रिवोल्यूशन आज ही होने वाला, लेकिन उनको ये पता था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, और उसके लिए ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। यानी अगर पूरे देश में या अगर एक साथ कोई बड़ा रिवोल्यूशन खड़ा करना तो उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने के लिए भी तो चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़े माध्यम कौन थे, लोगों को कलेक्ट करने के लिए, रिवोल्यूशन में बुलाने के लिए या रिवोल्यूशन डिक्लेयर करने के लिए। तो उसके लिए सबसे बड़े माध्यम उस समय यही थे, या तो न्यूज़पेपर या फिर टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम इनको बंद कर देंगे तो अगर थोड़ा बहुत जो कुछ रिवोल्यूशन होगा वो इसी एरिया में होगा, बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाएगा और उसको हम आराम से कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा इनका सोचना था। ऐसा इनका सोचना इसलिए भी था क्योंकि इनको एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी, बस ये पता चल गया था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन ये नहीं मालूम था एट द सेम डे ही ऐसा होना है। ठीक, तो 24 अक्टूबर 1917 को ये सारी चीज़ें हुई कि यानी प्राइम मिनिस्टर चले गए और बाकी जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के न्यूज़पेपर टेलीग्राफ ऑफिसेस टेलीफोन ऑफिसेस जो है वो सारे कैप्चर कर लिए, जिससे र्यूमर्स और न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन जब नहीं होगा तो क्या होगा कि रेवोल्यूशन भी ज़्यादा बड़ा रूप नहीं ले पाएगा और जिस तरीके से चाहते हैं शायद उस तरीके से ना हो पाए। फिर हुआ क्या, इन्होंने अपना काम कर दिया लेकिन दोपहर तक। ठीक है, ये तो सुबह का समय था 24 अक्टूबर की दोपहर तक। अक्टूबर की दोपहर के समय क्या हुआ, रिवर नेवा, ये रिवर नेवा थी और मैंने आपको बताया था कि रिवर नेवा के एक किनारे पर यानी लेफ्ट बैंक पर क्या था, एक किनारे पर कौन था, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, विंटर पैलेसेस थे, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग थी वो सब थी, और दूसरी तरफ कौन था, जो दूसरा जो रिवर नेवा का राइट बैंक था यानी जो दूसरा किनारा था उस पर कौन था, उस पर वर्कर्स पीजेंट्स ये सारे लोग रहते थे जिसमें ज़्यादातर बोल्शेविक पार्टी के अब सपोर्टर्स थे। तो उनको रिवर नेवा से कहाँ जाना था, सामने वाले किनारे तक जाना था, यानी विंटर पैलेस जो पेट्रोग्राड सिटी में था, जो मेन रॉयल कासल था जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहते थे वो, इसके अलावा जो भी सरकारी बिल्डिंग है वो, उन सब पर, और जो भी मिलिट्री पॉइंट्स थे सिक्योरिटी के लिए वो सब अपने कब्जे में लेने थे। इसके लिए इस रिवर से वहाँ तक जाना था। तो रिवर नेवा में दोपहर के समय एक शिप जो है वो उतारा गया, शिप, और इस शिप का नाम था शिप औरोरा। ठीक है, एक शिप जो है वो रिवर नेवा में उतारा गया और ये किसने उतारा था, वही मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी
जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी रिवोल्यूशन के लिए बोल्शेविक्स ने, उसकी लीडरशिप में लियोन ट्रोट्स्की की लीडरशिप में एक शिप अरोरा, एक जहाज़ जो है रिवर में उतार दिया गया, और साथ में और भी बहुत सारी जो बोट्स थी जिनमें सोल्जर्स जो थे, कौन से सोल्जर, रिवोल्यूशनरी सोल्जर जो थे, मिलिट्री कमेटी के जो सोल्जर्स थे, वो इन बोट्स में सवार होकर सब कहाँ पहुँच गए, रिवर नेवा के लेफ्ट बैंक पहुँच गए। लेफ्ट बैंक पहुँचने पर क्या क्या कंट्रोल में लिया उन्होंने, एक तो विंटर पैलेस को अपने कब्जे में लिया, इसको विंटर पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन सबको कैप्चर किया, ठीक, और साथ में जो भी मिनिस्टर्स थे, जो भी सरकार के मंत्री थे, उन सबको भी क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, सबको अपने कब्जे में ले लिया, सारी बिल्डिंग्स को। और हाँ, साथ में जो भी मिलिट्री पॉइंट्स थे जहाँ पर सरकार ने अपनी मिलिट्री तैनात कर रखी थी, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे सिक्योरिटी के, मिलिट्री पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर ली। किसने, जो रेवोल्यूशन करने के लिए बोल्शेविक पार्टी ने, लेनिन ने जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी, उसके सैनिकों ने और वर्कर्स और जो भी सपोर्टर्स थे, उन सब ने मिलकर के विंटर पैलेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मिनिस्टर्स और मिलिट्री पॉइंट्स, इन सब पर अपना कब्जा कर लिया। यानी पेट्रोग्राड अब इनके कब्जे में था। वो बात अलग है कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर पहले ही निकल चुके थे। फाइनली शाम होते होते जो मिनिस्टर्स थे, तो मिनिस्टर ने कर दिया सरेंडर, ठीक है। ये जो मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया, मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया, यानी जो भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि हम बोल्शेविक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे और इन्होंने इसको सरेंडर कर दिया। जब सरकार बनी किससे थी, सारे मिनिस्टर को मिला करके, जब ये मेंबर ही सरेंडर हो गए तो फिर अब कोई मतलब नहीं बचता। इधर राजमहल था, वो भी इन्हीं रेवोल्यूशनरी के कब्जे में था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मिलिट्री पॉइंट सब इनके कब्जे में थे। मतलब अब कोई रास्ता नहीं था प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर छोड़ने का या खुद को डिसॉल्व करने का। तो शाम होते होते पेट्रोग्राड सिटी पर कंप्लीटली कब्जा हो गया, किसका, बोल्शेविक पार्टी या ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे इनका। शाम होते होते इवनिंग टाइम में जो पेट्रोग्राड जो कैपिटल सिटी थी वो पूरी तरह से कैप्चर कर ली गई शाम के समय। तो 24 को जो रेवोल्यूशन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ, जैसे सबसे पहले मॉर्निंग में लगा प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो वहाँ से चले गए और जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उनको बुलाया और उन्होंने न्यूज़पेपर ऑफिसेस और टेलीफोन ऑफिसेस कैप्चर कर लिया। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिवर नेवा में शाम के समय, दोपहर के समय क्या हुआ, एक शिप उतारा गया जिसमें सारे कौन थे, रेवोल्यूशनरीज थे, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के सोल्जर्स थे, इसके अलावा सपोर्टर्स थे और बहुत सारी बोट्स थी। उसके थ्रू ये सब लेफ्ट बैंक आए और लेफ्ट बैंक आकर के जो भी सरकारी बिल्डिंग किसी भी तरीके की, चाहे ऑफिशियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, सब इन्होंने अपने कब्जे में ली। जो भी मिलिट्री चेक पॉइंट्स थे वो भी सब अपने कब्जे में ले लिए। इस तरीके से पूरे पेट्रोग्राड पर कब्जा कर लिया। शाम होते होते सरकार के जो भी मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से पेट्रोग्राड में अब पावर कंप्लीटली किसके हाथ में आ गई, पूरी सोशलिस्ट जो बोल्शेविक पार्टी थी इसके हाथ में ये आ गई। और इसके बाद हालांकि यहाँ पर तो शाम तक ये निपट लिए, लेकिन अभी कुछ और शहर थे, यानी पेट्रोग्राड तो मेन राजधानी थी जहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया शाम तक, लेकिन कुछ और शहर भी थे बड़े, या रशिया के अलग अलग पार्ट में जो है बोल्शेविक पार्टी के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के सोल्जर्स थे और जो सपोर्टर्स थे, इन सभी को बहुत ज़बरदस्त क्लैशेस का सामना करना पड़ा। हैवी फाइटिंग हुई अलग अलग शहरों में रेवोल्यूशनरीज और जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे उनके बीच में, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे भी गए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हैवी फाइटिंग का जो एरिया रहा वो दूसरा सबसे बड़ा शहर था मॉस्को। लेकिन धीरे धीरे मॉस्को, पेट्रोग्राड और बाकी सारे एरियाज़ में भी जो रशियन रेवोल्यूशन ये वाला जो था वो अब सक्सेसफुल हो गया था। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने मॉस्को पे भी कम्प्लीटली अपना कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से अब जो पावर है वो किसके हाथ में पहुंच रही थी, बोल्शेविक पार्टी के हाथ में ये पावर अब जाने वाली थी पूरी तरीके से। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी के हाथ में ये पावर अब जा रही थी और बोल्शेविक पार्टी के हाथ में इस पावर के जाने का एक चीज़ और भी थी। जैसे ये सारा जब काम किया, लेकिन अभी भी इन्हें अपनी पूरी सरकार बनाने के लिए, प्रॉपर पार्टी के लिए ज़रूरत थी किसके सपोर्ट की। मैंने वही बताया, जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बॉडी एक तरीके से थी इनडायरेक्टली, वो कौन सी थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो इन्होंने ये जो कुछ भी किया पूरे दिन, इसको सपोर्ट किया, इसको सही ठहराया किसने, ऑल रशियन
कांग्रेस, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ने इनके यानी बोल्शेविक पार्टी का ये जो एक्शन था, ये जो अपराइजिंग थी, ये जो रेवोल्यूशन था, इस तरीके से किया था, इनके सारे एक्शन को सपोर्ट किया, सही ठहराया किसने? ऑल रशियन कांग्रेस ने इसको उचित ठहराया कि हाँ ये जो भी किया इन्होंने सही किया, पावर इनको मिलनी चाहिए। जब ऑल रशियन कांग्रेस यानी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बॉडी ने इनको सपोर्ट कर दिया तो अब वास्तव में पावर किसके पास गई? सोशलिस्ट के पास। तो अब पहली बार रशिया में गवर्नमेंट बनी, कैसी? सोशलिस्ट गवर्नमेंट। अब फर्स्ट टाइम अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया में पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी। अब ये रशिया में ही सोशलिस्ट गवर्नमेंट पहली नहीं थी, बल्कि पूरे यूरोप में बनने वाली पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी। तो इस रेवोल्यूशन के बाद जब ये रेवोल्यूशन फिनिश हुआ, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ने इनको सपोर्ट किया, इनके एक्शन को जो इन्होंने किया, और उन्हीं के सपोर्ट से, उनको मेजॉरिटी सपोर्ट से आखिरकार बोल्शेविक पार्टी को ही गवर्नमेंट बनाने का अधिकार जो है वो दे दिया गया। तो वास्तव में अब गवर्नमेंट कौन सी बनी? बोल्शेविक गवर्नमेंट बनी। कौन सी गवर्नमेंट बनी? बोल्शेविक गवर्नमेंट जो है वो बन गई। के बाद बोल्शेविक गवर्नमेंट बन गई। अब देखना यह है कि बोल्शेविक गवर्नमेंट ने आगे क्या क्या काम किए। बोल्शेविक गवर्नमेंट इस सारे ऑल रशियन कांग्रेस के सपोर्ट के कारण ही ये बोल्शेविक गवर्नमेंट बन पाई। रेवोल्यूशन ये अभी थोड़ा सा इसे और टाइम लगना था, धीरे धीरे 1 महीना और बीता और पूरी तरह से सारी पावर अब किसके हाथ में आ गई? सोशलिस्ट के हाथ में आ गई। तो रशिया पहला ऐसा देश बना यूरोप का जहाँ पहली बार कोई सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। अब तक जो गवर्नमेंट थी वो या तो रेडिकल्स की होती थी यूरोप में, या कंजर्वेटिव्स की होती थी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिबरल्स और रेडिकल्स की होनी शुरू हुई। लेकिन अब डायरेक्टली जो सीधे पावर थी पहली बार वो सोशलिस्ट के हाथों में आई थी। ठीक, अब बात करते हैं कि इस गवर्नमेंट ने आने के बाद सबसे पहले क्या काम करने शुरू किए, वो देखते हैं। वो कौन से काम थे जो इस गवर्नमेंट ने आकर के शुरू किए। तो व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? तो ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 का, इसके बाद क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव किए जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी जो बनी थी। तो अगर आप ध्यान से देखें और समझें, सोशलिस्ट ने हमेशा से एक ही चीज़ कही थी, क्या? कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी कंट्री में नहीं होनी चाहिए, सब पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। यानी सोशलिस्ट वर टोटली अपोज्ड टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमेशा से प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध किया था। और साथ में आपको एक याद होगा कि लेनिन ने रेवोल्यूशन से पहले या हमेशा से अपनी 3 डिमांड रखी थी, जिनको लेनिन्स अप्रैल थीसिस कहा गया था। लेनिन्स अप्रैल थीसिस में क्या कहा गया था? द वॉर मस्ट बी ब्रॉट क्लोज, यानी द वॉर ब्रॉट टू बी क्लोज, यानी जो वॉर है वो बंद होना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि 1917 या 1918 में फिनिश हुआ था। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए? बैंक बी नेशनलाइज्ड एंड लैंड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीजेंट्स। ये 3 डिमांड लेकर के ही तो चले थे, तभी तो इनको वर्कर्स का, पीजेंट्स का, सबका सपोर्ट मिला था। अब समय आ गया था कि जिन चीज़ों की डिमांड कर रहे थे या जिनका इन्होंने एक तरीके से प्रॉमिस किया था कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट आएगी तो ये सारी चीज़ें रशिया में होंगी, तो उनको पूरा करने का वक्त था। तो ये अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इसीलिए सबसे पहले क्या किया गया? इन्होंने सबसे पहले क्या किया? बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, यानी एक जो काम था इनकी अप्रैल थीसिस का वो पूरा इन्होंने कर दिया। सबसे पहले बैंक्स नेशनलाइज्ड कर दिए, ठीक है, सबसे पहले बैंक नेशनलाइज कर दिए। दूसरा पीजेंट से कह दिया, पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटीज़। नोबिलिटी यानी नोबल्स के पास जो ज़मीन पहले रहती थी, जो कि किसानों के पास नहीं थी, सारी ज़मीन नोबल्स के पास रहती थी, तो किसानों को परमिशन दे दी इस बोल्शेविक गवर्नमेंट ने, सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने, जो लेनिन की थी, जिसका हेड लेनिन था। तो इस गवर्नमेंट ने किसानों को आज़ादी दे दी, ये परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया कि आप नोबल से उनकी ज़मीनें ले सकते, क्योंकि ये ज़मीनें वास्तव में आपकी हैं, तो इन ज़मीनों को ले लीजिए। तो एक काम हो गया लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन यहाँ किसानों को ने आज़ादी दे दी कि आप नोबल से अपनी ज़मीन ले लो, छीन लो। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। लेकिन अभी एक काम और रह गया है, वो था क्या? द वॉर ब्रॉट टू बी क्लोज,
कि युद्ध जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म कराया जाए। तो ये दो डिमांड तो अप्रैल थीसिस की पूरी कर दी थी तुरंत बनने के बाद ही, और कब की थी? नवंबर, यानी 1 महीने के अंदर ही ये 2 डिमांड जो हैं वो पूरी करनी शुरू कर दी थी। यानी जो प्रोमिसेस थे भाई, लेनिन ने यही तो अप्रैल थीसिस में डिमांड रखी थी, और इन्हीं डिमांड्स की वजह से उसको वर्कर्स का, पीजेंट्स का इतना सपोर्ट मिला था इन डिमांड्स की वजह। तो नवंबर 1917 को, यानी अक्टूबर 1917 में रेवोल्यूशन पूरा फिनिश हुआ, अक्टूबर लास्ट में, और नवंबर 1917 को क्या किया है लेनिन ने, ये 2 काम जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए कि बैंक सारे नेशनलाइज कर दिए, और साथ में क्या किया, पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, यानी पीजेंट्स को परमिशन दे दी कि वो अब नोबल्स की ज़मीन ले सकते हैं। और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूशन कराने में गवर्नमेंट ने भी फिर हेल्प करनी शुरू की, ताकि आगे और ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये 2 काम तो कर दिए, लेकिन तीसरा रह गया द वॉर ब्रॉट टू बी क्लोज। अब युद्ध बंद करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कोई अकेला रशिया या उसके सामने वाली कोई एक सिंगल कंट्री तो थी नहीं। आपको पहले ही बताते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ थे जो आपस में लड़ रहे थे। जैसे एक सेंट्रल पावर्स थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, है ना, लेटर ऑन इटली भी इसमें शामिल हुआ। ये लोग दूसरी तरफ थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये 3 बड़ी बड़ी कंट्री। तो वो आखिर खुद तो बंद कर सकते हो, बाकी लोगों को कैसे रोकोगे? ज़रूरी था कि जो अपोजिशन है इनके बीच में समझौता हो, तो कहीं लड़ाई बंद होने की कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए। तो आखिर ये 3rd डिमांड पूरी हुई या नहीं हुई? बोल्शेविक गवर्नमेंट इस युद्ध को बंद कराने में कामयाब हुई या नहीं हुई? या प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह क्या ये भी डिक्टेटरशिप बनने के रास्ते पे आगे करके चल पड़ी, मनमानी की? या लोगों को लोगों का इस पार्टी को, बोल्शेविक पार्टी को, सोशलिस्ट पार्टी को, लेनिन को सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा लोगों को, और ये आगे तक लंबे समय तक बनी रही? तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो पढ़ाया है उसको पढ़े, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, ग्रुप में पूछे, आपके हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।